हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अरुण शर्मा एकेडमी। और आज मैं आपको ज्योमेट्री के कैट 2019 के क्वेश्चंस का दूसरा भाग लेके आ रहा हूँ। पहले भाग में 6 क्वेश्चन मैंने दिखाए थे आपको, और 4 क्वेश्चन और मैं दिखा रहा हूँ आपको। और इसके बाद मैं आपको आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा मेंसुरेशन पे 2019 के कैट के, उसको भी देख लीजिएगा आप। और एक चीज़ ध्यान में रखिए, ज्योमेट्री को अगर आपको सुधारना है तो आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, अगर आपने पिछला वीडियो भी देखा है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 3 या 2 स्टेप के ही क्वेश्चंस होते हैं। 1 या 2 क्रिटिकल थॉट होते हैं क्वेश्चन में, जिसको आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, उस पॉइंट पे सोचना आना चाहिए। तो अपने उस पॉइंट की थिंकिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए 2-3 चीजें करिए आप। सब फॉर्मुलेज को विजुअली रखिए, वो मैंने बताया आप लोग को पहले भी। सब फॉर्मुलेज को विजुअल फॉर्म में रखिए। और दूसरा बहुत क्रिटिकल, हर फिगर के, हर पिक्चर के, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, सर्कल्स, हर फिगर के लेंथ मेजरिंग फॉर्मुलेज और एंगल मेजरिंग फॉर्मुलेज को अलग कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन या तो लेंथ मेजरिंग होते हैं या एंगल मेजरिंग होते हैं। और फिर साथ में एंगल लेंथ मेजरिंग से के साथ साथ फिर आपका उसका एक्सटेंशन होता है एरिया मेजरिंग फॉर्मुलेज। इन सब फॉर्मुलेज को अलग अलग रख लीजिए अपने माइंड में, ताकि जब आपको कोई एरिया मेजरिंग क्वेश्चन आए तो आप एरिया के मेजर के फॉर्मुलेज निकाल लीजिए अपने माइंड से, और उसी में जाके सॉल्व करिए। दिक्कत क्या होती है ज्योमेट्री में कि बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं, सब मिला के अगर देखिएगा तो कुछ क्वेश्चंस में आपको समझ में नहीं आता है। अगर अगर आपका पूरा ज्योमेट्री का फॉर्मूला एक एक डब्बे में रखा हुआ है, जब आप उस डब्बे को खोलने की कोशिश करते हैं किसी क्वेश्चन के संदर्भ में, तो आपको दिखता नहीं कि कौन सा फॉर्मूला आपको आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए। और ज्योमेट्री का नंबर 1 थॉट तो वही है कि अगर आप सही फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लें फ्रॉम द सिचुएशन एंड द पिक्चर्स दैट आर गिवन, तो आपका प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाता है। तो जो पहला क्वेश्चन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ज्योमेट्री सेशन 2 का, कैट 2019 का, वो फॉर्म, उस क्वेश्चन में भी शायद ये जो मैं बातें बता रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग व्हाट आई एम डूइंग एट द अरुण शर्मा एकेडमी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑर्नर को बताइए कि और कौन से एग्जाम्स के सॉल्यूशन चाहिए आपको, एक्सेट्रा। आई वुड बी मोर देन हैप्पी, बिकॉज कभी कभी यू फॉल इनटू अ रट ऑफ थिंकिंग कि क्या अब करना है, कौन सा वीडियो बनाना है। तो आप लोग की तरफ से सजेशन आएगा तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू इंक्लूड दिस इन माय चैनल। सो ये क्वेश्चन है पहला यहाँ पे। द क्वेश्चन सेज इन अ ट्रायंगल ABC, medians AD and B are perpendicular to each other. Now ट्रायंगल ABC, अब जैसे नॉर्मली आप जब ट्रायंगल ABC ड्रॉ करते हैं तो आप ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ भी ड्रॉ कर लेते हैं आप। लेकिन मीडियन आप जानते हैं, मीडियन होता है ऑपोजिट साइड से अगले साइड का को स्प्लिट करने को, इक्वली स्प्लिट करने वाला लाइन। सो अगर ये ABC है तो ये D आएगा, और ये आपको E आएगा। और बेसिकली D जो है BC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और E जो है AC को 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तभी इसको मीडियन कहा जाता है। और मीडियन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो कि वो एसेंशियल फॉर्मूला जो होता है वो होता है कि मीडियन, तीनों मीडियंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और मीडियंस का लेंथ का फॉर्मूला एक होता है 2:1 का रेशियो। ऊपर से जैसे AD का देखिएगा, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट X है तो AX और XD का रेशियो 2:1 होगा हमेशा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो मीडियंस के बारे में होता है। ठीक है, एक और वीडियो मैं करने वाला हूँ 6 to 10 का, तो वीडियोस मैंने कर दिया है आप लोग के लिए। आप उसके प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा ज्योमेट्री के। एक वीडियो मेरे को और करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए, कि 10th के बाद के कौन कौन से ट्रायंगल्स के फॉर्मुलेज हैं जो आपको 6 to 10 में के बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो शायद उस पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लेट्स सी, मान लीजिए मैंने कोई भी ट्रायंगल बना लिया इस क्वेश्चन में, ABC, एक नॉर्मल टाइप का, जो नॉर्मल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं कभी भी जब क्वेश्चन आता है। तो ABC, तो D मेरा ये हुआ है ना, यहाँ ये राइट एंगल जरूरी नहीं है, सॉरी। D मेरा ये हुआ, और क्योंकि मीडियन है वो, इट्स नॉट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मीडियन है, तो D मेरा ये हुआ, और E ये हुआ।
और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों के, ठीक है। और ये बोला हुआ है कि ये 90 डिग्रीज है, दिख नहीं रहा है 90 डिग्रीज। तो अगर आपको इसको बनाना होगा 90 डिग्रीज तो कैसे करना है, मैं प्रॉब्लम बताने के बाद आपको समझा देता हूँ। एंड ये बोला हुआ है कि द मीडियंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड हैव लेंथ्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके लेंथ्स 12 और 9 है। तो एडी का लेंथ अगर 12 है तो 2:1 के लॉजिक से ये पॉइंट अगर मैं एक्स मान लूँ तो 2:1 के लॉजिक से 8 होगा और ये 4 होगा। और ए का लेंथ अगर 9 है, बी का लेंथ 9 है, तो अगेन 2:1 के लॉजिक से 6 होगा और ये 3 होगा। अब आपको बोला गया है कि आप ये ट्रायंगल का एरिया निकालिए, एरिया ट्रायंगल एबीसी का। तो यहाँ पे आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप हाइट भी नहीं जानते, बिकॉज आपको ये पता नहीं है कि ये राइट एंगल है कि नहीं, है ना। ये आप अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि राइट एंगल है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एडी का हाइट या एबीसी का हाइट 12 है और बेस बीसी है, ये आप नहीं बोल सकते हैं। तो बीसी निकालने की कोशिश करें, दैट्स नॉट द राइट डायरेक्शन टू गो इन। तो वन डायरेक्शन टू गो इन इसकी, इसको हम लोग स्प्लिट करें इनटू मल्टीपल ट्रायंगल्स, है ना। तो वो हम कर सकते हैं इसमें, बट स्प्लिट करने में यहाँ पे पिक्चर बहुत क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए अगर मैं उस पर थोड़ा ध्यान दूं कि मेरे दोनों मीडियंस जो हैं वो राइट एंगल्स होने चाहिए। तो एक मीडियन मान लीजिए मैंने ये बना दिया एडी। तो थिंकिंग इस तरह से होगी कि ए तो मैंने फिक्स कर दिया, बीसी मेरे को फिक्स करना है। अब बीसी का जो लाइन है मैं बहुत तरह से कर सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे भी लगा सकता हूँ। इतना ही इंश्योर करना है कि ये जो पॉइंट डी आ रहा है वो बीच में आ रहा है, दैट्स इट। ये भी हो सकता है एडी, हमको सिर्फ इंश्योर करना है। तो किस केस में बीसी लगाऊंगा तो मेरा राइट एंगल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये बीसी लगाया, इसको बीसी बनाया, तो अब एसी का जो, जब मैं बी बनाने जाऊंगा एसी पे, तो ये 90 डिग्री बनेगा नहीं, ये 90 डिग्री नहीं दिख रहा है। सो थोड़ा सा अगर आप विजुलाइज करोगे तो आपको शायद दिखना चाहिए कि अगर अगर हम लोग ये बनाते हैं सपोज, या उल्टा आप सोच सकते हो कि अब मेरे को बीसी बी को, आप इस तरह से सोच सकते हो, विजुलाइज बीसी को विजुलाइज करने के बदले बी को विजुलाइज करिए। तो बी को विजुलाइज करने के लिए बी को आपका एडी से परपेंडिकुलर होना चाहिए, इतना दिया हुआ है। तो आप अगर बी ये लेते हैं, मान लीजिए आपने ये लिया बी को, तो और आपने बी को यहां बना लिया, तो एसेंशली आपका बी सी कुछ इस तरह के दिशा में आएगा। और यहाँ पे जब आप इसको निकाल के बनाइएगा इस तरह से, तो आपको ऑलमोस्ट सही ट्रायंगल मिल रहा है एबीसी। तो आपको इस तरह से विजुलाइजेशन हो सकता है। आपको पॉइंट ई का जरूरत नहीं है कि वहां तक आप ले जाइए, ई आपका यहाँ पे भी हो सकता है, और सी यहाँ पे आ गया, और आपका ए बी सी का ऑलमोस्ट सही हो गया। बिकॉज ये अब ये ठीक है, ये वाला बहुत क्लियर नहीं है, बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा है कि हाफ वे है, बट चलिए मोर और लेस ये ऑलमोस्ट सही हो जाता है फिगर। तो इससे आप वर्क कर सकते हैं, इससे वर्किंग आपका थोड़ा बेटर रहेगा, इजियर रहेगा। तो ए डी 12 दिया हुआ है, तो ये एक्स अगर है तो ए एक्स 8 है और एक्स डी 4 है, और ई बी जो है 9 दिया हुआ है, बी 9 दिया हुआ है, तो ये 6 है और ये 3 है। तो अब मैं जब इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे मेरे पास ये थॉट है, या तो पूरे ट्रायंगल का एरिया एक साथ निकालूं या फिर मैं स्प्लिट कर दूं इसको। तो एक ट्रायंगल तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि ए बी ई वाला जो ट्रायंगल है उसका बेस 9 है, बी बेस है, बेस 9 है, और हाइट ए एक्स है जो कि 8 है। तो हाफ बेस इनटू हाइट से मेरा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल कम्स आउट टू बी 36। ठीक है, ये तो निकल गया। अब सेकंड पार्ट में करूं कि अब मेरे को रिमेनिंग जो जो एरिया निकालना है वो नीचे वाले ट्रायंगल का निकालना है। मुझे अब बी सी
ये वाला जो ट्रायंगल है सी और बी सी, बीईसी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल पे मुझे बेस और हाइट चाहिए एरिया के लिए, बिकॉज मैं हाफ बेस इंटू हाइट यूज करूंगा। तो अगर मैं बी को बेस मानता हूं तो बेस 9 हो गया। अब क्वेश्चन हो गया हाइट का। तो बी अगर बेस है मेरा तो मेरा जो वर्टेक्स है सी रहेगा, ऑपोजिट वर्टेक्स। और इसलिए मैं अगेन बोलता हूं कि आपको विजुलाइज करना चाहिए ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट था, तो यहाँ पे ये बेस है और ये हाइट है। ये B1H1 का आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इसको बेस बना दीजिएगा तो ये हाइट हो जाएगा B2H2। तो तीन तरह से आपको आपको किसी भी ट्रायंगल के एरिया बेस और हाइट से मिल सकते हैं। तो मैंने अगर बी को बेस बनाया 9, तो मेरे को हाइट बेसिकली यहां से मिलेगा एक्स वाई से। ना एक्स डी तो मैं जानता हूँ 4, तो मुझे डी वाई निकालना है। मैं एक्स डी जानता हूँ 4, तो मुझे डी वाई निकालना है बेसिकली, कि डी वाई का वैल्यू क्या है। और यहाँ पे इस सिचुएशन में मुझे पता है कि ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये मीडियन है, डी जो है मीडियन है। और दूसरा पार्ट यहाँ पे अगेन आपके सिमिलैरिटी का लॉजिक आ जाता है, क्योंकि आपको ये दिख रहा है सी वाई डी में ये राइट एंगल दिख रहा है। और सिमिलैरिटी के वीडियोस में मैंने आपको बताया कि सिमिलैरिटी स्पॉट करना बहुत मुश्किल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैट में। और बहुत जगह लोग सिमिलैरिटी स्पॉट नहीं कर पाते हैं, इसलिए दिक्कत हो जाती है। और सिमिलैरिटी में आपको शक होना चाहिए दो ट्रायंगल की सिमिलैरिटी का। एज सून एज यू सी वन 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 एंगल इक्वल, तो आपको पता है कि दूसरा एंगल, एक एंगल और इक्वल आप बना दीजिए तो सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगा। तो ये राइट राइट एंगल है दोनों का, यहाँ पे एक्स पे और यहाँ पे वाई पे दोनों राइट एंगल है। और ये सेम लाइन पे ट्रांसवर्स लाइंस के एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल डी इधर और एंगल डी इधर, तो दो एंगल इक्वल हो गया। तो आपको दिख रहा है कि सी वाई डी और बी एक्स डी, ये दोनों जो है ये सिमिलर है। और ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनका लेंथ रेशियो सेम रहेगा। और यहाँ पे लेंथ रेशियो 1:1 है। तो सी वाई डी इज सिमिलर टू बी एक्स डी। आपको याद रखना है, सिमिलरिटी में मैंने आपको बताया कि यू हैव टू टेक द राइट ऑर्डर ऑफ दिस थिंग। तो आपको ये ध्यान देना है डी, एंगल डी दोनों में सेम था, एंगल एक्स और वाई सेम था, तो इसलिए सी वाई डी और बी एक्स सी वाई डी और बी एक्स डी वर्क कर रहा है। तो आपको यहाँ पता है कि बी डी का लेंथ यहाँ पे और सी डी का लेंथ यहाँ पे बराबर है। तो आप ये भी जान सकते हैं फिर कि एक्स डी का लेंथ यहाँ पे और वाई डी का लेंथ भी बराबर होंगे, बिकॉज रेशियो सेम रहेगा। एक्चुअली ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, नॉट जस्ट सिमिलर। तो अगर एक्स डी 4 है तो वाई डी भी 4 है, और वाई डी जैसे 4 मिल गया तो आपको एक्स वाई जो है, जो कि हाइट है बीईसी ट्रायंगल का, वो 8 मिल जाता है। सो हाफ बेस इनटू हाइट से आपको 36 आंसर आ जाता है ट्रायंगल बीईसी का। और ट्रायंगल एबीई भी 36 था। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 36 प्लस 36, which is 72. So this is just one of the ways of solving this question. इसको और भी तरीके से solve कर सकते हैं आप, but अभी के लिए I think this is good enough for you. Let's look at the next question. आप try करिएगा और रास्ते इसके, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका भी टेम्पलेट बहुत ही कॉमन है। अगर आप पास्ट पेपर्स देखिएगा, नॉट जस्ट कैट, आप बैंकिंग में चले जाइए और एसएससी के एग्जाम में चले जाइए, आपको ये वाला टेम्पलेट बहुत मिलेगा कि आपका दो सर्कल्स है 4 रेडियस के, टू सर्कल्स विथ रेडियस 4, जो एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ये बन गया आपका। एंड ईच ऑफ दीज टू सर्कल्स इज टच्ड बाय, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच ऑफ दीज टू सर्कल्स इज टच्ड बाय externally by a third circle, and if these three circles have a common tangent, तो तीसरा सर्कल बनाने के पहले आपको ये देखना है कि इन तीनों का tangent कॉमन है। तो 3 सर्कल्स का tangent कॉमन रखना आपको, 3 एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स का, तो ये tangent यहाँ पे आएगा।
और इसका मतलब ये है कि आपका जो तीसरा सर्कल है वो इस छोटे से गैप के बीच में आएगा, यहाँ पे। और इस पॉइंट के बाद ये टेम्पलेट बहुत कॉमन है। पूछा है थर्ड सर्कल का रेडियस, तो क्या टेम्पलेट कॉमन है मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोनों तो 4 और 4 हो गए क्योंकि इनका रेडियस 4 है। आपको लेंथ मेजर करना है इस स्मॉल रेडियस का। तो अगर आप ये लाइंस बनाते हैं सेंटर ऑफ दिस सर्कल, मान लीजिए ये तीनों सर्कल जो हैं उनका सेंटर्स को हम लोग नोटेट कर देते हैं एज ए, बी और सी। तो ये जो लाइन ए सी है इसका लेंथ 4+r होगा। AC का लेंथ 4+r होगा। और BC का लेंथ भी 4+r होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप इफ यू टेक द लेंथ ऑफ, ये रेडियस को देखिए, अगर इस वाले रेडियस को देखिएगा बी वाले सर्कल का, तो ये अगर सिर्फ सी तक लेवल पे ले जाएगा, इस लेवल तक ले जाएगा, तो ये वाला जो हाइट है लास्ट वाला यहाँ पे, ये हाइट भी आर है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वर्टिकल अगर आप ड्रॉ करें यहाँ से सी से, मान लीजिए पॉइंट डी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका हाइट भी 4-r होगा, क्योंकि बी बी बीई का हाइट मान लीजिए बी एफ है, तो बी एफ का हाइट तो 4 है, लेकिन बी का हाइट 4-r है, क्योंकि ई एफ आर है। ई एफ आर क्यों है? बिकॉज वो इस सी वाले सर्कल का रेडियस है। तो उस लॉजिक से अगर आप सी डी को देखिएगा तो सी डी -4-r होगा। और ये टेम्पलेट इसमें ये है बेसिकली कि ए सी स्क्वायर, एक बार ये 4-r 4+r मिल गया आपको, तो टेम्पलेट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब पास पेपर्स देखोगे हर एग्जाम के, तो आपको 10-10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे एक कोने में एक सर्कल एम्बेडेड है, किसी कोने में एक सर्कल एम्बेडेड है। कैट में भी आपको मिल जाएंगे 5-7-10 क्वेश्चन, और बाकी एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है। तो अगर आपने कभी इसको सॉल्व नहीं किया तो ये टेम्पलेट आपको पता रहना चाहिए कि 4+r 4-r, या कभी कभी दोनों सर्कल का रेडियस नहीं दिया जाता है, तो बड़े सर्कल का रेडियस को कैपिटल आर और छोटे का आर माइनस स्मॉल आर, तो r+r r-r यूज किया जाता है इन इन पिक्चर्स में। तो यहाँ पे तो ए सी स्क्वायर आपको पता है 16, सॉरी ए सी स्क्वायर आपको पता है ए सी 4 है, ए सी स्क्वायर जो है 4+r होल स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ए डी तो 4 है, तो 16 और प्लस सी डी स्क्वायर, और सी डी जो है 4-r होल स्क्वायर है। तो इसको एक्सपैंड करिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो एक्सपेंशन आएगा वो 16 प्लस 8r प्लस आर स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में जो एक्सपेंशन आएगा, घबराइएगा मत, इसमें क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। कभी कभी क्वाड्रेटिक में जा रहा है तो लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो होने नहीं वाला है यहाँ पे। 16 प्लस 16, जस्ट मेक श्योर दैट यू ओपन द ब्रैकेट करेक्टली, -8r प्लस आर स्क्वायर, -r का होल स्क्वायर इज प्लस आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा कि क्या मिलेगा, 16r एक मिनट, 16 प्लस 8r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 -8r प्लस आर स्क्वायर। तो 16r इज इक्वल टू 16, तो r का वैल्यू जो आपका है वो 1 आएगा। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। वैल्यू ऑफ r विल कम आउट एज 1।
ठीक है, बहुत कॉमन टेम्पलेट है। मैं एक दो फिगर आपको और दिखा सकता हूँ जो मैंने देखा है क्वेश्चंस में, जहाँ पे r प्लस आर और r माइनस आर आएगा। आप यूज होता है, जैसे एक क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है, ये भी कैट का ही क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ये फिगर दिया हुआ था, यहाँ पे एक सर्कल एम्बेडेड है और बीच में यहाँ पे कोने में एक सर्कल डाला हुआ है। तो इसमें भी जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है स्ट्रक्चर में, वो ये होता है कि ये कैपिटल आर है, ये आर प्लस आर है, और ये आर माइनस आर है। तो यहाँ वाला, ये वाला जो लेंथ है, जो हाइपोटेनस है, वो आर प्लस आर है, और ये हाइट जो है, इसको अगर आप नीचे वाला हटा दीजिए, यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये आर माइनस आर है, और ये भी आर माइनस आर है। ठीक है, एक टेम्पलेट ये देखा है मैंने क्वेश्चंस का, जहाँ पे सेम स्ट्रक्चर यूज्ड है। एक टेम्पलेट ये भी है जो आपको दिखेगा अगर आप पुराने क्वेश्चंस को करेंगे, कि एक सर्कल में एक रेक्टेंगल में एक सेमी सर्कल एम्बेडेड है। मान लीजिए इसको मैं पहले क्लीन कर दूं। मान लीजिए एक सेमी सर्कल है आपके पास, और ये एक रेक्टेंगल में एम्बेडेड है। तो ये आपका फिगर है, सेमी सर्कल एम्बेडेड इन रेक्टेंगल, और यहाँ पे आपको बीच में इस कोने में एक सर्कल डाला हुआ है। तो इसमें भी जो जो बेसिक कंस्ट्रक्शन का लॉजिक होगा इस ऐसे सिचुएशन में, तो ये कंस्ट्रक्शन भी आर प्लस आर है। अगर सेमी सर्कल का, ये ऑफ कोर्स ये नीचे वाला एरिया आप हटा दीजिए, ये नीचे वाला नहीं ड्रॉन था, मैंने ड्राइंग कन्वीनियंस के लिए यूज किया है इसको। तो अगर मैं सेमी सर्कल का रेडियस आर लूँ और छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर लूँ, तो ये जो येलो लाइन है वो आर प्लस आर है, और ये अगर मैं हाइट बनाऊं यहाँ पे, तो आर माइनस आर है, और ये जो बेस है वो भी आर माइनस आर है। तो इसमें भी आर प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर होल स्क्वायर इज प्लस आर माइनस आर होल स्क्वायर का कंस्ट्रक्ट लगता है। बहुत कॉमन टेम्पलेट है ये, आपको इसको ये पता रहना चाहिए, बिकॉज दे ऑल एग्जाम्स यूज दिस वेरी वेरी कॉमनली। ठीक है, आई नो द ऑडियंस इन दिस चैनल इज नॉट जस्ट कैट एस्पिरेंट्स, तो ये आपको हर एप्टीट्यूड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टेम्पलेट। और एक चीज जान लीजिए, आप बैंकिंग, एसएससी, ये सब एग्जाम जो है कैट को फॉलो करते हैं इन लॉट ऑफ वे। स्पेशली बैंकिंग एग्जाम आजकल लास्ट 5-7 साल में बैंकिंग एग्जाम वैसा हो गया जैसे कैट 2000-2005 के बीच में था। तो वो आप जानते हो, इनफैक्ट लॉट ऑफ यू यूज माय बुक्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। तो यू हैव टू नो द टेम्पलेट्स ऑन द स्ट्रक्चर्स इन व्हेन यू डू अ चैप्टर, उसके क्या टेम्पलेट्स हैं, क्या स्ट्रक्चर्स है, आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेट एबीसी बी राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेनस बीसी ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल रुक जाते हैं यहाँ पे। हाइपोटेनस आपका बीसी है 20 सेंटीमीटर्स का। Now AP is perpendicular to BC. AP is perpendicular to BC. Then the maximum possible value of AP in length is, AP का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? तो इस क्वेश्चन का भी बहुत ही सिंपल विजुअलाइजेशन है। यू हैव टू हैव दैट विजुअलाइजेशन। मतलब ये नॉर्मली एक थंब रूल होता है ज्योमेट्री में कि जितने प्रोपोर्शनेट फिगर्स होंगे, जितने इक्विलैटरल फिगर्स होंगे, उतने वो एफिशिएंसीज उन पिक्चर्स के बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे द सिंपल थॉट यू हैव टू एग्जीक्यूट हियर, इफ यू कैन डू दैट, तो आपका बहुत लंबा काम इसमें बच जाएगा। नहीं तो आपको लंबा लंबा सिमिलरिटी से इसके थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस for the angle to be for this to be maximum, AP को मैक्सिमम होने के लिए ये दोनों एंगल्स को 45 डिग्री होना चाहिए। बिकॉज द 45 डिग्री जब जब आपको ये डिफाइन हो गया 90,
तो दोनों एंगल को अगर 45 करिएगा, उसी केस में आपको मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगल मिलेगा। तो दोनों जब 45 लीजिएगा तो तब आपका दोनों का जो वैल्यू है ए बी और ए सी का, आप फिर पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। इन दोनों का वैल्यू सेम होगा, इसका एल और इसका एल, और क्योंकि आपका बी सी 20 है तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो 2l स्क्वायर इज 400, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो एल इज इक्वल टू रूट 200। थोड़ा केयरफुल रहिए सब कैलकुलेशंस करने में, which is basically रूट 100 into रूट 2, which is 10 रूट 2। तो आपका ये जो वैल्यूज है 10 रूट 2 है और ये 10 रूट 2। ऑफ कोर्स आप इसको 45 45 90 ट्रायंगल से भी बना सकते थे। आपको ये पता रहना चाहिए कि 45 45 90 ट्रायंगल ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ट्रायंगल्स में। 45 45 90 ट्रायंगल जो होता है वो उनका जो रेशियो होता है लेंथ ऑफ साइड्स का 1 1 एंड रूट 2 रहता है। तो उससे भी आप 10 रूट 2 10 रूट 2 एंड 20 निकाल सकते हो। तो एक बार ये 10 रूट 2 निकल गया तो ट्रायंगल पी ए सी में ये 10 रूट 2 जो है वो हाइपोटेनस है और पी सी 10 होता है। और ऐसे जब ये 90 डिग्रीज, जब ये दोनों 45 डिग्रीज हो जाते हैं तो ये जो आपका परपेंडिकुलर होता है to the hypotenuse, that actually divides the hypotenuse in two equal parts, is actually the midpoint of the hypotenuse. So PC 10 हो जाएगा। तो अगर आपको AP का वैल्यू निकालना है तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर, और AC स्क्वायर आपका 200 है और PC स्क्वायर 100 है। तो ये आपका AP स्क्वायर जो है, AP का वैल्यू जो है वो अंडर रूट 100 हो गया, विच इज वैल्यू ऑफ 10। So AP का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 10 है। So this is the answer to this question. तो लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस वीडियो का, which is the last question of geometry in CAT 2019. This is going to use a different logic. ये क्वेश्चन बोल रहा है कि this question is saying that A and B, let A and B be two regular polygons having A and B sides respectively, and B is equal to 2A. तो आपको इस पॉइंट पे रुक के ये समझना चाहिए, and it's important for you to not just solve questions by reading the questions to the end. आपको बीच बीच में रुकना चाहिए क्वेश्चन में। B is equal to 2A मतलब A भी पॉलीगॉन है और B भी पॉलीगॉन है, तो A के साइड्स मिनिमम 3 हो सकते हैं, B के साइड 6 हो सकते हैं, 4 और 8 भी पॉसिबल है, 5 10 भी पॉसिबल है। ये लॉजिक आप समझ गए। ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटीज एंडलेस है इसमें, इसलिए अब और नहीं लिखेंगे, समझने के लिए आपने लिख लिया। And each interior angle of B is 3/2 times each interior angles of A. Now interior angle का लॉजिक क्या होता है? मतलब हम लोग ये जानते हैं कि sum of all angles of a polygon। प्रॉब्लम से डरने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इंटीरियर एंगल का लॉजिक सोचिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज बेसिकली n-2 into 180। That is how we get that triangle has 180 and quadrilateral has 360 as sum of all angles. और अगर रेगुलर पॉलीगॉन्स का मतलब होता है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब बेसिकली होता है, इसका बात अगर आप करिए, रेगुलर पॉलीगॉन का बेसिकली मतलब होता है कि ऑल एंगल्स द सेम। तो अगर आप ट्रायंगल में रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज 60 डिग्री। अगर आप स्क्वायर में बात कर रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल में रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर हो जाता है रेगुलर पॉलीगॉन, एंगल साइड्स इक्वल। तो नंबर ऑफ द एंगल, ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज 90। ये कैसे मिलता है आपको? इस फॉर्मूला से मिलेगा कि अगर n 4 है तो टोटल एंगल्स इज 360, टोटल ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360 इंटीरियर एंगल्स का पॉलीगॉन।
पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल 360 और 4 साइड्स हैं तो 360/4। अगर आपको पेंटागन का निकालना है तो 3 × 180 हो जाएगा उसका टोटल एंगल्स, डिवाइड बाय 5। तो पेंटागन का ईच एंगल इज 108 इंटीरियर एंगल एंड सो ऑन, रेगुलर पेंटागन का। और बोला गया है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ बी इज 3/2 टाइम्स ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए। तो दिस कैन वर्क in this scenario, square to equilateral triangle. So this is one possibility for it. नहीं सॉरी, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, स्क्वायर में 4 साइड्स हैं। तो 6 साइड तक अब जब जाओगे तो 6 साइड्स वाले फिगर में ईच एंगल will be 4 × 180 divided by 6। ठीक है, बेसिकली इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज n-2 × 180 डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे 120 आ रहा है, तो ट्रायंगल का ईच इंटीरियर एंगल इज 60 और यहाँ पे 120 है। सो दिस रेशियो इज नॉट 3/2, दिस शुड बी 1.5 टाइम्स दिस। इसमें नहीं आ रहा है। 4 और 8 में आता है क्या? ये 90 है। 8 साइडेड फिगर का ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा ऑक्टागन का? तो n-2 8 n8 है तो n-2 × 180 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड बाय n। सो दिस इज 3/4 और यहाँ पे आपको ये 45 दिख रहा है, तो 3 × 45 135 हो रहा है। और यहाँ पे ये रिलेशनशिप बिटवीन अ 4 साइडेड फिगर एंड 8 साइडेड फिगर ऑफ 1.5, दिस इज बीइंग मेट, है ना? सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन कंक्लूड हियर, बिकॉज आगे चल के नहीं होगा फिर से। क्यों नहीं? बिकॉज ये रेशियो चेंज करता जाएगा। तो यू रियलाइज कि ये ऑक्टागन है, बी में 8 साइड्स हैं और ए में 4 साइड्स हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि ईच इंटीरियर एंगल इन डिग्रीज ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद a + b साइड्स, दैट मींस 12 साइड्स वाले पॉलीगॉन का आपको इंटीरियर एंगल चाहिए। और वो सिंपल थॉट हो गया, n-2 आपने फॉर्मूला तो डिराइव कर लिया है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन का, n-2 × 180 डिवाइड बाय n इज द फॉर्मूला। तो इसमें अगर n को 12 डालिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। सो 10 × 180 डिवाइड बाय 12 and that will become 150, and that is the answer. So that's it. I hope you are enjoying this thing. This is the complete solution of the geometry of 2019 CAT. Everything is 3-4 steps. आप देख सकते हो कि कोई भी obscure, difficult, non-understood, non-known formula नहीं है। आपको पिक्चर से डिफाइन करना है कि कौन सा फॉर्मूला निकालना है इस क्वेश्चन में। वो दोनों टेम्पलेट्स याद रखिएगा, R+R वाला एक्सेट्रा, विच आर वेरी कॉमनली यूज्ड। ये इंटीरियर एंगल्स वाला भी टेम्पलेट काफ़ी कॉमनली यूज होता है। तो ये आप टेम्पलेट्स याद रखिएगा इससे, और मेक श्योर दैट बिफोर यू गो फॉर एनी एग्जाम you do the last 10-15 years of the papers of that exam, है ना? That's important. So that's it. I wish all of you a very happy Diwali and prosperous year ahead for all of you, and a very healthy, safe year. Please do like the channel, share the videos, and share what I'm doing here, so that we get a larger audience, and it gives me the energy to actually do more for all of you. Thank you so much.